कंबल। बस 10 रोटी है भगवान, आखिर क्यों है ये इतनी गरीबी। बस गिनकर 10 रोटी ही बनी है इतने बड़े परिवार में, सब कैसे खाएंगे। आज किसी एक को भूखा रहना पड़ेगा। इंदु ऐसा कह ही रही थी कि तभी जानकी कहती है, बहू खाना बन गया तो सभी को खिला दे, गरम गरम खा लेंगे तो ही भला, वरना ठंड तो इतनी पड़ रही है कि कुछ ही देर में खाना बर्फ जितना ठंडा हो जाता है और गले से निवाला भी नहीं निकला जाता। तभी 75 साल की बूढ़ी हीरामणि ठिठुरते हुए कहती है, हे राम, आज तो बड़े जोरों का जाड़ा है, अभी तो अगहन में ठंड से ये हाल है, जाने पूस की ठंड कैसे कटेगी। इस पतले दुबले कंबल में। ऐसा कहते हुए हीरामणि के बूढ़े चेहरे पर घर में एक कंबल होने का असंतोष साफ दिख रहा था। जिसके बाद इंदु सभी को खाना खिलाकर अपनी फटी पुरानी झीनी सी साड़ी सिर पर ओढ़कर जाने लगती है। अरे बहू, आज तो तूने टिफिन बांधा ही नहीं, खाएगी क्या? हड़बड़ी में भूल गई होगी। सुगना, अपनी भाभी को रोटी बांध दे। जी माँ। रोटी तो खत्म हो गई, सुगना ने देख लिया तो सभी मेरे लिए दुखी होंगे। माँ जी, मैं फैक्ट्री में खा लूंगी। तभी बिस्तर पर पड़ा बीमार गणेश कहता है, अरे पर इंदु फैक्ट्री में तो अपना खाना लेकर जाना पड़ता है। गणेश बिल्कुल ठीक कह रहा है बहू। अब माँ जी, मेरे मालिक बड़े दिलदार आदमी हैं, वो सभी मजदूरों के लिए खाना बनवाते हैं। दाल चावल पापड़ सब्जी बहुत कुछ खाने को मिलता है, मैं खा लूंगी। शुक्र है ईश्वर का, वरना आजकल के जमाने में ऐसे मालिक लोग मिलते कहाँ हैं। फिर वो गरीब बहू कमाने के लिए उस कड़कड़ाती ठंड में घर से निकल जाती है, जहाँ पूरी सड़क पर घना कोहरा छाया होता है और ओस भी गिर रही होती है। अब माँ जी मुझे माफ कर दीजिएगा जो मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा, मगर सच तो ये है कि 2 वक्त की रोटी कमाने के खातिर आपकी इस गरीब बहू को हर दिन मालिक की गालियाँ खानी पड़ती हैं और जिल्लत भी झेलनी पड़ती है। तभी इंदु काम पर पहुंच जाती है। तभी फैक्ट्री का मालिक उस गरीब पर ताने कसते हुए चिल्लाकर कहता है, आइए आइए सेठानी जी, कहिए तो कुछ चाय पानी नाश्ता मंगवाऊं? हाँ क्यों नहीं, ओवर टाइम लगाने का वक्त तो सुबह 8 बजे से है और फैक्ट्री का 9 बजे से, तू 10 बजे आ रही है, आज तो तेरी दिहाड़ी गई। ये सुनकर गरीब इंदु चिंता में आ जाती है। उसके ससुराल में बूढ़े सास ससुर दादी, एक जवान नंद और बेटी भी है। इतने बड़े परिवार को कमाकर खिलाने की जिम्मेदारी उस गरीब बहू के कंधों पर ही है, क्योंकि किसी बीमारी से गणेश की रीढ़ की हड्डी अंदर से पूरी तरह से गल चुकी है। वो हमेशा बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। वहीं कुछ महीने पहले इंदु ने एक बेटी को जन्म दिया। वो ऐसे फैक्ट्री में काम करती है जहां रुई से रजाई बनाई जाती है। इंदु का मालिक जुबान से जितना कड़वा है, दिल से उतना ही कठोर। अरे चलो चलो चलो, सब जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। मालिक, मैंने अपने हिस्से की 10 रजाई बना दी है, अब मैं जाऊं? पता नहीं इसका हाथ है कि मशीन, सबसे देर से आती है फिर भी सबसे पहले काम खत्म कर लेती है। नहीं, आज तो पूरा 2 घंटे देर से आई है, आज तुझे 2 घंटा देर से छोड़ूंगा। चल और रजाई बना, नए साल के दिन 1000 रजाई की डिलीवरी देनी है। शाम ढलते सारे मजदूर अपना काम खत्म करके चले जाते हैं, मगर इंदु अभी भी मशीन पर बैठी रजाई बना रही थी। तभी उसकी आंखों पर अपने गरीब ससुराल वालों का ठंड से ठिठुरता चेहरा आ जाता है। ये रजाई कितनी मोटी और गर्म है, घर में जो कंबल है वो तो एकदम पतली दुबली हो चली है, उसमें तो किसी की भी ठंड नहीं जाती। क्यों ना मैं एक रजाई फैक्ट्री से खरीद लूं तो सस्ती पड़ेगी। तभी इंदु हिचकते हुए मालिक से कहती है, मालिक, वो मैं कह रही थी मुझे भी इसमें से एक रजाई अपने परिवार के लिए खरीदनी है। इस पर फैक्ट्री का अमीर घमंडी मालिक बेचारी उस गरीब बहू की बड़ी बेइज्जती करता है। तू और इतनी महंगी रजाई खरीदेगी? औकात देखी है? एक स्वेटर खरीदने की तो औकात नहीं तेरी, रोज इस फटी चढ़ी साड़ी में ही चली आती है और इतनी महंगी रजाई खरीदेगी? जानती भी है 10,000 दाम है इसका, दे सकेगी? 10,000 की बड़ी कीमत सुनकर उस गरीब बहू की आस टूट जाती है। वो घर आती है, सभी जैसे तैसे वो पुराना कंबल ओढ़ लेते हैं, मगर आधी रात एकदम से ठंड बढ़ जाती है। सभी दिसंबर की वो बर्फीली रात उस गरीब बहू और उसके ससुराल पर भारी पड़ रही थी। ठंड से इंदु की दुधमुही बेटी रो पड़ी।
हो भाभी, मुझे अपनी ओट में छिपा लो, बहुत सर्दी लग रही है भाभी। मैं कहाँ को छिपा लूं रानी, मैं तो खुद इस सर्दी के तूफान में जमती जा रही हूँ। लगता है कि आज की सर्दी हमारे घर से मैयत उठवा कर रहेगी। चुप रहिए भाभी, ऐसी बातें मत कीजिए। इस सर्दी में आप ही हमारी हिम्मत हो। सवेरा जल्दी ही हो जाएगा, देखना सूरज की किरण जल्दी ही निकलेगी और हम सभी के शरीर को गर्माई देगी। राधिका की बात सुनकर सभी बहुओं को थोड़ी सी हिम्मत मिली। बाहर बर्फीला तूफान चल रहा था। ऐसे में एक टूटी हुई छत के नीचे 10 बहुएं ठिठुर रही थीं। उनके पति काम पर शहर में थे और ऐसे में जानलेवा सर्दी उन्हें हर सेकंड में मार रही थी। रागिनी, राधिका, रानी, रैना, रीमा, नैना, नीरज, नीरजा, रश्मि, राधा सभी कामिनी की बहुएं थीं जो अभी 1 साल पहले गुजर चुकी थीं। माँ के जाने के बाद उनके पति ने बाहर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और नतीजा ये आया कि उनके हालात नाजुक पर नाजुक होते चले गए। अब सर्दियों का मौसम था। ऐसे में बहुओं के पास खुद को ढकने के लिए एक कंबल तक नहीं था। ऊपर से उनकी छत भी टूट गई थी, जिसकी वजह से उन 10 के 10 बहुओं पर कहर बरस रहा था। किसी तरह अपनी हिम्मत से उन्होंने उस सर्दी का सामना किया और जैसे ही सुबह की किरण फूटी, भाभी सभी बाहर आ जाइए, देखिए सूरज निकल आया है, यहाँ अच्छा लग रहा है। नैना के बुलाने से सभी बहुएं बाहर आईं और उन्होंने थोड़ी सी धूप सेकी। कितना अच्छा लग रहा है। कल रात की सर्दी ने तो मुझे सर्दी से लड़ना सिखा दिया। हम गरीबों का तो यही कंबल और यही हीटर है। अच्छा तुम लोग धूप सेको, मैं जरा किसी के फोन से इनसे बात करने की कोशिश करती हूँ। 9 बहुएं धूप सेकने लगीं और रागिनी अपनी पड़ोसन के यहाँ गई, जहाँ से वो अपने पति को अक्सर फोन किया करती थी। क्या बात है रागिनी जी, आज तो बड़े दिनों बाद आई तुम फोन करने। हाँ जी, बस जब ज्यादा ही जरूरी लगता है तभी आती हूँ इन्हें बताने। अच्छा फोन उठा लिया है। हेलो हेलो जी, आप ही बोल रहे हैं? हाँ रागिनी बोलो, मैं ही हूँ। सुनिए जी, आपके पास आज बड़े दिनों बाद फोन किया। मैं जानती हूँ कि शहर में आपके पास काम कम है, लेकिन कल की सर्दी ने मुझे मजबूर किया आपसे शिकायत करने के लिए। हमारी छत टूट गई है। कल के तूफान में हम 10 की 10 बहुएं मरने वाले थे। आप एक तो गर्म कंबल भेज दीजिए। रात के बारे में सोचती हूँ तो रूह भी कांप उठती है। देखो रागिनी, मैं समझता हूँ कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं है, लेकिन अभी मेरी बात को समझना। हम भाइयों के पास अपना किराया भरने के पैसे नहीं हैं। 1-2 दिन को काम मिलता है और फिर महीनों छुट्टी हो जाती है। हमारी जेबें इस वक्त खाली हैं। अजी ऐसा ना कहिए, यूं ही रात भी आ जाएगी और हम उसी सर्दी को नहीं झेल पाएंगे। अच्छा अगर पैसों का कंबल खरीद कर देने का हिसाब नहीं है तो घर आ जाइए, छप्पर को सही कर दीजिए, लेकिन ऐसे ही एक और काली रात देखना अब हमारे बस की नहीं है। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। देखो रागिनी, माफ करना, लेकिन अभी हम में से कोई वहां नहीं आ पाएगा और आ भी गई तो आने में शाम हो जाएगी। हम छप्पर का कुछ नहीं कर पाएंगे। रागिनी के पति ने ऐसे बोलकर फोन को काट दिया। बेचारी वो उदास से अपनी पड़ोसन को फोन देकर घर लौट गई और उसने सभी को पूरी बात बताई। हमारा दुख दर्द सिर्फ हम जानते हैं। हमारे पतियों को इस सब से शायद कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन कोई नहीं, हमें उनकी झूठी फिक्र की कोई जरूरत भी नहीं है। चलो बहनों, हम खुद ही अपनी सर्दी का कोई जुगाड़ ढूंढते हैं। वैसे भी रात का दर्द तो हमें ही पता है। रागिनी की बात सुनकर सभी बहुओं ने अपने ओढ़ने और छप्पर को सही करने के लिए सड़क पर ही कुछ ढूंढना शुरू कर दिया। 3 बहुएं एक साथ बाजार गईं, जहां तिरपाल वगैरह बेचे जाते थे। भैया ये तिरपाल कैसे दिया? एक तिरपाल 1000 रुपए। 1000 रुपए? कुछ कम का नहीं है? मैडम, इससे सस्ती चीज टिकाऊ नहीं मिलेगी, और जो चीज टिकाऊ ना हो उसका फायदा क्या। मैं बेकार की चीजें नहीं रखता हूँ। उस दुकानदार की बात सुनकर तीनों बहुएं लौट आईं। वहीं बाकी की 3 बहुएं भी बाजार में ही थीं। भैया कोई मोटा सा कंबल दिखा दो। ये लो बहना, एकदम नरम गरम है। वाह भाभी, देखो तो सही कितना नरम और गरम है। मैडम, जर्मनी का माल है। पता है, वहाँ की बर्फ जैसी सर्दी में काम में लिया जाता है। ज्यादा नहीं, बस 2000 में मैं आपको दे दूंगा। इतनी ज्यादा पैसे? ये ज्यादा है? तो फिर आप ही बता दीजिए कि कितने का बजट है आपका। यही करीब 100 या 200। नैना की बात सुनकर दुकानदार हैरान रह गया। 100 या 200? अरे इतने में तो आपको जानवर की खाल तक नहीं मिलेगी मैडम। जाओ यहाँ से, मेरी दुकान का सबसे सस्ता कंबल भी 700 रुपए से शुरू है। उस दुकानदार की बात सुनकर बेचारी वो तीनों बहुएं भी लौट आईं। उन्हें अपनी सर्दी से बचाव का कोई तरीका नहीं मिल रहा था। कुछ देर को सूरज भी निकलने के बाद बादलों में छिप गया और सारे शहर में कोहरा छा गया।
हवा भी चलनी शुरू हो गई थी और ऐसे में सभी बहुएं एक साथ इकट्ठा हुई। आओ बहुओं, आओ, तुम पांचों का तुम्हारे इस नए घर में स्वागत है। अपने दाएं पैर से कलश गिराकर घर के अंदर प्रवेश करो। पांचों बहुएं कलश को गिराती हैं और घर के अंदर प्रवेश करती हैं। पांचों बहुएं जैसे ही अपने ससुराल को देखती हैं तो हैरान रह जाती हैं। ये हमारा ससुराल है क्या? कोई खंडहर ऐसा घर तो मैंने भूतिया पिक्चरों में ही देखा था। इस घर की दीवारों पर भी दरार आ चुकी है और खिड़कियां दरवाजे तो देखो, ऐसा लग रहा है कि हाथ लगते ही टूट कर गिर जाएंगे। मैं जानती हूँ बहू, तुम पांचों को अपने ससुराल की ऐसी हालत देखकर काफी हैरानी होगी, लेकिन क्या करें, मेरे पांचों बेटों की कमाई ही इतनी है कि हम बस सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही खा पाते हैं। लेकिन तुम पांचों फिक्र मत करो, ये घर भले ही छोटा और पुराना है, लेकिन तुम्हारी सास से तुम्हें प्यार भरपूर मिलेगा। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं तुम पांचों का अच्छे से ख्याल रख सकूं। अपनी सास की बात सुन पांचों बहुएं मुस्कुराती हैं, जिसके बाद जैसे तैसे करके गर्मी में वो पांचों सो जाती हैं और अगला दिन हो जाता है। आज इन पांचों बहुओं की पहली रसोई की रस्म होती है। पांचों बहुएं जैसे ही खाना बनाने के लिए रसोई में जाती हैं। ये हम लोग रसोई में ही आए हैं ना, या कहीं और आ गए? हमारे घर के साथ साथ इस रसोई के भी हालत काफी ज्यादा बुरे हैं। सारे मसाले के डब्बे जमीन पर रखे हुए हैं और ये चूल्हा तो देखो। अब जो है यही है, चलो अब चलकर खाना बनाते हैं। पांचों बहुएं उस मिट्टी के चूल्हे पर अपनी पहली रसोई का खाना बनाने लगती हैं, लेकिन तभी अचानक वो मिट्टी का चूल्हा टूट जाता है और सारी की सारी सब्जी नीचे गिर जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया है? अब हम लोग खाना कैसे बनाएंगे? महक इतना बोल ही रही होती है कि तभी वहाँ उनकी सास नंदिनी आती है। ये क्या? ये चूल्हा तो पूरी तरह से टूट गया, अब खाना कैसे बनेगा? माँ जी आप फिक्र मत करिए, हम पांचों मिलकर कोई ना कोई इंतजाम तो कर ही लेंगे। जिसके बाद अब पांचों बहुएं अपने आसपास की जगह से लकड़ी इकट्ठा करती हैं और आंगन में लकड़ी जलाकर उन पर खाना बनाने लगती हैं। कड़ी धूप में लकड़ी पर खाना बनाने की वजह से पांचों बहू की गर्मी से हालत खराब हो जाती है, लेकिन जैसे तैसे बहुएं खाना बनाती हैं और अब सब लोग खाना खा लेते हैं। बाप रे बाप, दिन की गर्मी कम थी क्या, जो रात को भी ये गर्मी पीछा नहीं छोड़ रही है। मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है माँ जी, इस गर्मी में आप लोग कैसे सो सकते हैं? पांचों बहू की गर्मी की वजह से हालत काफी ज्यादा खराब रहने लगी थी। टूटा फूटा घर होने की वजह से उनके घर के अंदर दिन भर गर्म लू और धूप की किरणें रहती थी, जिसके चलते रात में भी उनका घर कोयले की तरह गर्म रहता था। समय बीतता है और अब पांचों बहुओं को अपने टूटे हुए घर रसोई की आदत पड़ जाती है। ऐसे ही एक दिन पांचों बहुएं कुएं पर पानी लेने के लिए जाती हैं। अरे ये कुएं का पानी कहाँ गया? पूरा का पूरा कुआं सूखा पड़ा है। ये तो होना ही था, गर्मी जो है इतनी, लेकिन अब हम लोग पानी कहाँ से लेकर आएंगे? मैंने सुना है यहीं पास वाले जंगल में एक नदी है, एक काम करते हैं, हम उस नदी से पानी ले आते हैं। अब पांचों बहुएं मटका लिए जंगल में जाती हैं और जंगल में पहुंचते ही उन्हें बड़ी सी नदी दिखाई देती है, जिसका पानी बिल्कुल हीरे की तरह चमक रहा होता है। अब पांचों बहुएं नदी से पानी भर लेती हैं कि तभी भावना की नजर नदी किनारे पड़े एक कछुए पर जाती है, जो उल्टा पड़ा हुआ था। वो कछुआ देखो कैसे धूप में उल्टा होकर तड़प रहा है, उसे सीधा करते हैं। पांचों बहुएं उस कछुए के पास जाती हैं। महक उस कछुए को सीधा कर देती है और उसे मटके से पानी पिलाने लगती है। हे छोटे कछुए, तुम तो बहुत ज्यादा प्यारे हो, तुमसा सुंदर कछुआ तो मैंने आज तक नहीं देखा। छोटा सा कछुआ पांचों बहुओं को बहुत पसंद आता है, जिसके बाद वो पांचों बहुएं उस कछुए के साथ खेलती हैं और वापस घर आ जाती हैं। और अब रोजाना पांचों बहुएं उस नदी से पानी भरती हैं और साथ ही साथ कछुए के लिए कुछ न कुछ खाने के लिए जाती हैं। लगता है इस कछुए को ये रोटी पसंद आई, कल मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा रोटी लेकर आऊंगी। अभी हमारे जाने का वक्त हो गया है। पूनम प्यार से उस कछुए के सिर पर हाथ फिराती है और अब पांचों बहुएं वापस घर आ जाती हैं। और ऐसे ही समय गुजरता रहता है। पांचों बहू का घर अब हद से ज्यादा पुराना हो चुका था, जिसके चलते एक दिन जब पांचों बहुएं आंगन में बैठकर कपड़े और बर्तन धो रही होती हैं कि तभी अचानक उनके घर की दीवारों से मिट्टी गिरने लगती है और सिर्फ कुछ ही देर में उनका घर टूटकर नीचे गिर जाता है। ये भगवान, ये क्या कर दिया तूने? तू ये ज्यादती सिर्फ हम गरीबों के साथ ही क्यों करता है, अमीरों के साथ क्यों नहीं? माँ जी संभालिए खुद को, हमारा घर काफी पुराना हो चुका था, एक न एक दिन तो उसे इसी तरह टूटना ही था। पांचों बहू के पति जब शाम को आते हैं तो वो भी ये सब देख बहुत रोते हैं, जिसके बाद पूरा परिवार अपने आंगन में ही रहने लगता है। रात में तो वो लोग जैसे तैसे करके रह लेते हैं, लेकिन दिन में कड़ी धूप ने सबका रहना दुश्वार कर दिया था। ये क्या, पानी तो खत्म हो गया है। मैं नदी किनारे से जाकर पानी ले आती हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ।
अब पांचों बहुएं गर्मी को देखते हुए एक साथ जाकर नदी किनारे से पानी भरने लगती हैं। तभी उनके पास वही कछुआ आ जाता है, जिसे देख दीपाली उसे अपनी गोद में उठा लेती है और रोते हुए कहती है, तुम्हें पता है कछुए, हमारे साथ इन दिनों में क्या क्या हुआ। हम लोग जैसे तैसे करके अपने उस घर में रह रहे थे, लेकिन भगवान को ये मंजूर नहीं था और उन्होंने हमारे घर को छीन लिया। इतनी गर्मी में अब आंगन में धूप में और नहीं रहा जाता। मन तो करता है इसी नदी के अंदर कूद कर अपनी जान दे दूं। नहीं, ये सब तो कायरों के काम है। उस कछुए को इंसानों की तरह बोलता देख पांचों बहुएं डर जाती हैं। ये क्या, तुम तो मुझसे डरो मत, मैं कोई भूत थोड़ी ना हूँ। मैं तो एक छोटा सा प्यारा सा बोलने वाला कछुआ हूँ। बहुत अच्छे हो तुम पांचों, रोज मेरे साथ खेलते हो, मुझे खाना खिलाते हो, और तुम पांचों ने उस दिन मेरी मदद की थी, इसलिए मैं तुम पांचों की मदद कर